ओके, तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, उसका पहला क्लास हुआ था, उसमें हम लोग पढ़ लिए थे कि हम लोग एक सीक्वेंस को कब जीपी बोलते हैं। ठीक है, उसमें जनरल टर्म पढ़ लिए थे क्या होता है। ओके, उसके बाद आप लोगों को और क्या डिस्कशन किए थे, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, उसका बारे में भी हम लोग पढ़ लिए थे और कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो आज और कुछ क्वेश्चन करेंगे उसका ऊपर। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट मी रिकॉल यू क्या क्या हम लोग पढ़ लिए थे लास्ट क्लास। इंपोर्टेंट पॉइंट जो होता है, जनरल टर्म ऑफ ए जीपी हो गया Tn इज इक्वल टू AR टू द पावर n-1, ये हमारा पहला वाला हो गया। नेक्स्ट हम क्या पढ़े थे कि pth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्विवेलेंट टू n-p प्लस 1 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, और क्या हम लोग डिस्कस किए थे, L इज द लास्ट टर्म, nth टर्म फ्रॉम द एंड अगर हम निकालेंगे तो L बाय R टू द पावर n-1। ओके, अगर A B C GP में है तो B बाई A इक्वल टू C बाई B होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि B स्क्वायर इज इक्वल टू AC हो जाएगा। और हम डिस्कस किए थे कि अगर हम इक्विडिस्टेंस टर्म लेंगे फ्रॉम बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ ए GP, देन देयर प्रोडक्ट इज सेम, हमेशा सेम होगा, और एंड इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट जो है वही वाला आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ लिए थे क्या, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। लेट मी राइट दोस फार्मूला अगेन, है ना। n टर्म्स का सम का फार्मूला लिखते हैं एक बार और। Sn हो गया क्या हमारा, a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n बाय 1 माइनस r। ओके, या फिर हम ऐसा बोल ले a माइनस एल आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। और ये फॉर्मूला तब लगता है जब r का वैल्यू 1 से कम होता है, और अगर r का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो हमारे फॉर्मूला आ जाएगा a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एल आर माइनस a डिवाइडेड बाय r माइनस 1 कॉमा r ग्रेटर देन 1। ओके, फिर हम लोग पढ़े थे क्या, इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, क्या है फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू a बाय नहीं, Sn नहीं, S इनफाइनाइट। S इनफाइनाइट इज इक्वल टू a बाय 1 माइनस r, और वहां पे r का वैल्यू हमारा क्या होता है, -1 लेस देन r लेस देन 1। मतलब इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला जो है, या फिर इनफाइनाइट जीपी हम लोग पढ़ते हैं तो एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही पढ़ते हैं, क्या कि r का वैल्यू -1 से 1 के अंदर रहेगा, तो जाके हम इनफाइनाइट जीपी के अंदर इसको लेते हैं। तो r का वैल्यू 0 भी नहीं होना चाहिए, इस बात के ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि तो ये हमारा आ गया क्या फॉर्मूला जो हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूला का, ये सब फॉर्मूला के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, ये हो गया क्या कुछ क्वेश्चन से जो हमको निकालना है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए एपी, एक एपी का जीपी का n टर्म्स का सम निकालने के लिए कुछ क्वेश्चंस हमारे पास है, जो कि डायरेक्ट जीपी में नहीं होगा, हमको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके उसको जीपी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे तो जीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल हमारा क्या है, 1 का a क्या दिया है हमको, x प्लस वाई प्लस, नेक्स्ट हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस, उसका नेक्स्ट वाला हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस, ऐसे करते करते गए हम लोग, कितना टर्म यहाँ पे बोला है, n टर्म्स, यहाँ पे हमको दे दिया है n टर्म्स, तो इसका सम निकाल के बोलो। तो हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कि ये जो चीज दिखाई दे रहा है हमको, ये एक्चुअली में जीपी में तो है नहीं, क्योंकि इसको इसके साथ डिवाइड करोगे, इसको इसके साथ डिवाइड करोगे, यू आर नॉट गेटिंग ए जीपी। तो हमको क्या करना है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना है, देखना है कि हम क्या करेंगे ताकि ये जीपी में कन्वर्ट हो जाए, है ना। तो हम लोग मैथमेटिक्स में जो फॉर्मूला पहले पढ़े हैं अलजेब्रा में, उसमें से कोई एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, है ना, उसके बाद इसको जीपी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो व्हाट टू डू, लेट अस मल्टीप्लाई x माइनस वाई इन न्यूमरेटर एंड डिवाइड भी कर देते हैं x माइनस वाई। तो सर क्या फायदा होगा, चलो मैं पहले लिख तो लूं फिर बता दूंगा। 1 बाई एक्स माइनस वाई हो गया, फिर ये बन गया हमारा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, पहला टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस
दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस तीसरे के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया x माइनस वाई इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस ऐसे करते करते हम गए n टर्म्स तक हम गए। सर ऐसा किए तो हमको फायदा क्या मिला, चलो देखते हैं क्या फायदा मिलेगा। ये जो चीज है ना 1 बाई एक्स माइनस वाई तो यहाँ पे रह गया और यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। यू कैन सी हियर दिस इज द फॉर्मूला एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे ये जो है ना ये फॉर्मूला बन चुका है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और वो बन चुका है x4 माइनस y4। सर ये x4 माइनस y4 तो हम पढ़े नहीं है, ये फॉर्मूला हम लोग कैसे पता करेंगे? तो लेट मी टेल यू ना, ये फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं। मतलब x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n, x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n को जब हम ब्रेक करते हैं कुछ ऐसा ब्रेक होता है वो x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n। तो पहला तो आ जाता है x माइनस y आ जाता है, पहले हमारा x माइनस वाई आ जाता है। उसके बाद क्या होता है x का पावर एक घटेगा, x का पावर एक घटेगा तो हो जाएगा x टू द पावर n माइनस 1 प्लस अभी x का पावर एक और घटेगा y का पावर स्टार्ट होगा x टू द पावर n माइनस 2 साथ में y प्लस x टू द पावर n माइनस 3 साथ में y स्क्वायर प्लस ऐसे करते हम जाएंगे तो लास्ट में हम पहुंच जाएंगे क्या y टू द पावर n तक, n minus 1 तक, n नहीं n minus 1 तक। So that is how the formula is all about। क्या होता है, पहले x minus y हो जाता है, फिर x का पावर एक घटेगा, n है तो n minus 1 होगा प्लस उसके बाद x का पावर एक और घटेगा, y का पावर बढ़ेगा। ऐसे करके जब जाओगे तो x का पावर घटाते जाना, y का पावर बढ़ाते जाना, तो y टू द पावर n minus 1 में रुक जाना है। So that is why ये फॉर्मूला को हम लिखेंगे तो x minus y पहले आएगा, फिर क्या आ जाएगा x क्यूब जो यहाँ पे है, फिर x का पावर घटाएंगे तो x स्क्वायर इंटू वाई आ गया, फिर x का पावर एक और घटाओगे तो x इंटू वाई स्क्वायर आ गया, x का पावर घटाओगे y का पावर बढ़ाओगे। तो दिस इज द वे इट इज गोइंग ऑन। सो यू कैन नोट डाउन दिस फॉर्मूला आल्सो। ये जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है तो इस फॉर्मूला को नोट कर सकते हो, याद रख सकते हो इस फॉर्मूला को, ठीक है ना। ये हो गया हमारा फॉर्मूला जिसको याद रख सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पे जो है ना अभी भी जीपी में नहीं है एक्चुअली में, लेकिन हम इसको जीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, सबका फास्ट टर्म ले लेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स 4 ऐसे ले लेंगे, फिर एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यूब वाई 4 ऐसे ले लेंगे। सो व्हाट वी विल गेट नाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस वाई इंटू आगे 1 बाई एक्स माइनस वाई, आगे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4 ऐसे करके कहां तक गया, n टर्म्स तक चले गया। ये आ गया हमारा पहला वाला, फिर माइनस कर देंगे, फिर दूसरा वाला वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई 4 प्लस ऐसे करके जाओगे तो यहाँ पे भी हमारा n टर्म्स आ जाएगा। जरा जल्दी से बता दो मेरे को, समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो ये 1 बाई एक्स माइनस वाई हो गया। ये हमारा एक जीपी है जिसका फास्ट टर्म है हमारा कितना, ये हमारा एक जीपी है जिसका फास्ट टर्म हमारा कितना है एक्स स्क्वायर और कॉमन रेशियो कितना है आर है। ऐसे ही ये एक जीपी है जिसका फास्ट टर्म वाई स्क्वायर है और कॉमन रेशियो हमारा आर स्क्वायर है, ठीक है ना, सॉरी वाई है। तो यूज करेंगे तो आ जाएगा a इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n बाय 1 माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ गया a की तरह 1 माइनस वाई टू द पावर n बाय 1 माइनस वाई। बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे r का वैल्यू जो है 1 से कम है या 1 से ज्यादा है? तो लेट मी टेल यू, जहाँ पे पता नहीं चलता है किसी को भी डालो चलता है।
नॉर्मली हम फॉर्मूला में डालते हैं हमेशा r का वैल्यू 1 से कम, जहां पे हमको पता नहीं चलता है, जहां पता चलेगा वहां पे एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये सवाल हो गया। अभी हम लोग अगले सवाल में जाते हैं। ऑलराइट, अगला सवाल देखो। अगला सवाल हमको दिया है 3/5 बिट बी, 3/5 प्लस 4/5 स्क्वायर प्लस 3/5 क्यूब प्लस 4/5 टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 ऐसे करके हम गए, हमको दिया है 2n टर्म्स है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा हमको थोड़ा हल्का सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली तो ये एपी में नहीं है, सॉरी जीपी में नहीं है, लेकिन कुछ अगर हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये मतलब एडजस्टमेंट कर लेंगे तो फिर ये जीपी में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो एडजस्टमेंट क्या है, वो एडजस्टमेंट क्या है देखो, ये जो है ना 3/5 क्यूब इनको अलग कर दिया जाए, 4/5 स्क्वायर 4/5 टू द पावर 4 इनको अलग कर दिया जाए, मतलब अलग अलग टाइप का हम लोग कर सकते हैं इसको। तो ये बनेगा क्या फिर हमारा 3/5 प्लस 3/5 क्यूब। आगे हम लिख नहीं रहे, अगर लिखना होता तो मैं लिखता 3/5 टू द पावर 5 प्लस, अब सवाल है कि कितना तो टर्म ऐसे आएगा। तो हम देख सकते हैं कि हमको शुरू में जो दिया है 2n टर्म्स है, शुरू में हमको 2n टर्म दिया है, तो अगर हम सारे नहीं ले रहे, बीच बीच में से ले रहे हैं तो आधा टर्म हो जाना चाहिए, मतलब ये हो जाना चाहिए n टर्म्स। जरा जल्दी से बता दो, समझ में आया कि ये n टर्म्स में लिखा, why it is becomes n sum, n टर्म्स आया, पता चला सबको? हाँ, क्योंकि हम सारे नहीं लिए, आधा लिए हैं, तो दूसरा वाला आधा जो बच गया उसके लिए हम अलग लिखते हैं। 4/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 टू द पावर 6 प्लस 4/5 टू द पावर 8 अगर हम लिखते तो आगे तो प्लस डॉट 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 ये चलता, ये भी हमारा अप टू n टर्म्स है, अप टू n टर्म्स। ये हमारा हो गया क्या, दोनों के लिए मैं लिख लिया। अब देख सकते हो कि ये भी जीपी में है और ये भी जीपी में है। इस जीपी का फर्स्ट टर्म हो गया 3/5 और कॉमन रेशियो जो है वो बन गया क्या, दोनों को डिवाइड करोगे तो पता चल जाएगा 1/5 का स्क्वायर है, तो 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर का पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा इसका n टर्म्स का सम। अब अगला वाला देखते हैं, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म है 4/5 का स्क्वायर इनटू कॉमन रेशियो, यहाँ पे भी देखो अगर डिवाइड करोगे इसको इसके साथ या फिर इसको इसके साथ, यू आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग, दैट मींस दिस अगेन 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर। अब ये हमारा सम ऑफ n टर्म्स इसका हो चुका है, फॉर्मूला हम डाल चुके हैं, आगे वाला काम थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, उसको कर लेना है। ठीक है, क्या करोगे सिंप्लीफिकेशन में, ये दोनों सेम है तो कॉमन ले लेना और ये दोनों को ऐड कर देना, 3/5 और 4/5 स्क्वायर। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा तीसरा बिट क्या है। तीसरा बिट ऐसा क्वेश्चन हम कल कर रहे थे, लेकिन वो एक सुबह सवाल का उपाय में, सवाल का हिसाब से था, अप टू 20 टर्म्स था, तो अभी उसको अगर n टर्म्स तक करना है तो उसका रिजल्ट क्या आता है वो थोड़ा ध्यान में रखना, उस रिजल्ट को याद में रखना। ठीक है, चलो अगला सवाल लेते हैं, बिट सी, 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। आई कैन सी कि यहाँ पे ये जीपी में नहीं है फिलहाल, बट हम इसको जीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, ये जो वैल्यू है 7 में दिया है, हो सकता है 5 में दे देगा, हो सकता है 4 में दे देगा, हो सकता है जो 3 का मल्टीपल नहीं है उसमें से कोई भी चीज दिया जा सकता है। ठीक है, चलो कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे लास्ट क्लास में वो
जेई वाला क्वेश्चन किए थे, जो मेथड अप्लाई किए थे यहाँ पे भी वही करने वाले हैं। पहले 7 कॉमन ले लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे 9 मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर उसको जीपी में कन्वर्ट करने के लिए 1 माइनस करना पड़ेगा या फिर 10 माइनस करना पड़ेगा। इस टाइप का चीजें हमको करना पड़ेगा। विल डू दैट, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं यहाँ से 7 कॉमन लेता हूँ, तो हमको मिलेगा क्या 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस अप टू n टर्म्स। तो इसके रिजल्ट जो है ना थोड़ा याद रख लेना है ना, 7/9 इंटू यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस 99 प्लस 999, ऐसे करने से अप टू n टर्म्स तक चले गए हम। हो गया ना। अब हमको इसको जीपी में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा और एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये 9 को लिखेंगे 10 माइनस 1, इसको लिखेंगे 100 माइनस 1, इसको लिखेंगे 1000 माइनस 1। उसके बाद हमारे पास दो टर्म अलग अलग होकर आ जाएगा, तो दोनों को हम अलग कर देंगे। 7/9 आ गया, ये हो गया हमारा 10 माइनस 1 प्लस ये हमारा 100 माइनस 1 हो गया, प्लस ये हमारा 1000 माइनस 1, प्लस ऐसे करके गए हम लोग अप टू n टर्म्स तक। आई होप सभी को समझ में आ रहा है ये चीजें। So it is your 7/9 now. Then you will have 10 plus 100 plus 1000 plus ऐसे करके हम up to n terms लिखेंगे, up to n terms। फिर हो गया क्या, ये तो 10, 100, 1000 लिख ले जो जीपी में कन्वर्ट हो चुका है। दूसरा वाला पार्ट क्या है हमारा बताओ, 1 है। 1 कितने बार है, n बार है, माइनस है और 1 n बार है, तो 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स, ये हमारा n टाइम्स हो गया। ठीक है, तो हमको इतना मिल गया। अभी आगे देखते हैं क्या करेंगे। इट इज 7/9, क्योंकि ये हमारा जीपी में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि ये हमारा जीपी में कन्वर्ट हो चुका है, तो हम इसका फॉर्मूला डाल सकते हैं। क्या है फॉर्मूला, a का वैल्यू 10 होता है इंटू r टू द पावर n। अभी r का वैल्यू हमको दिखाई दे रहा है 100/10 या फिर 1000/10, इट इज कमिंग 10, जो कि 1 से ज्यादा है, तो मतलब हम r टू द पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1 उसका फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ना कि 1 माइनस r टू द पावर n बाय 1 माइनस r, माइनस दैट इज n, माइनस दैट इज n। ऑलराइट, चलो अब हम काफी सिंप्लीफाई कर चुके हैं, थोड़ा हल्का सा और करेंगे तो हमको फाइनल आंसर मिलेगा। ये देखो 9 है यहाँ पे नीचे, ये 9 एलसीएम ले लेते हैं, क्या बनता है देखेंगे। 7/9 इंटू एलसीएम हो गया हमारा 9, ऊपर में आ जाएगा कितना हमारा 10 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 9n minus 9n. Okay, and your final answer is coming like this, 7/81. Remember this one, 7/81 into 10 के साथ 10 to the power n मल्टीप्लाई हुआ, 10 into 10 to the power n, 10 का पावर 1 है, खाली 10 लिखा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 to the power n plus 1 हो जाएगा, so it will be 10 to the power n plus 1 माइनस 10 into 1 10 हो गया, माइनस 9। वेल दिस इज द फॉर्मूला फॉर 7 plus 77 plus 777 अप टू n टर्म्स। इसका फॉर्मूला हो गया हमारा दिस मच। गॉट इट ऑल ऑफ यू? चलो विद डी लिखते हैं अभी। 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777, ऐसे करके हम जाएंगे कहां तक, अप टू n टर्म्स। अप टू n टर्म्स करने का तरीका सेम, कोई डिफरेंट नहीं है, सेम वे पे हम इसको करने वाले हैं।
क्या पहले 7 कॉमन लेंगे फिर 9 डिवाइड कर देंगे। तो पहले 7 कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा कितना 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस ऐसे करके गए अप टू n टर्म्स, ये हमको मिल गया। तो अभी 9 मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा 7/9 इंटू 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस ऐसे करते गए हम लोग को अप टू n टर्म्स तक हमको निकालना पड़ेगा। अप टू n टर्म्स आ गया। अब इतना करने का बाद भी ये जीपी में नहीं है बाबू, इतना करने के बाद भी अभी जीपी में नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, इसको 1 माइनस 0.1 कर देंगे, इसको लिख देंगे 1 माइनस 0.01, इसको लिख देंगे 1 माइनस 0.001, ऐसे करके लिखेंगे तो जीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। So this will be what 7/9, then you have something like this 1 minus 0.1 plus 1 minus 0.01 plus 1 minus 0.001 प्लस ऐसे करते गए अप टू n टर्म्स हम लिख लिए। आई होप सभी को समझ में आ रहा है यहां तक, हाँ या ना? Yes sir. So it is your 7/9, then 1 plus ऐसे करते गए up to n टर्म्स हो गया, up to n टर्म्स, ये हमारा पहला पार्ट हो गया, माइनस 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस up to n टर्म्स। हम 0.1 भी लिख सकते हैं, 1/10 भी लिख सकते हैं, उसको 0.1 भी लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, ये 1/100, ये 1/1000 ऐसे के चले। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, 7/9 हो गया, ये हमारा n हो गया माइनस a हो गया हमारा 0.1 इंटू 1 माइनस r करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा। तो 1 minus 0.1 to the power n by 1 minus 0.1। चलो ये निकल गया हमारा इसका n टर्म्स का सम। हल्का सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 0.1 अच्छा नहीं दिख रहा है, ये 0.1 का जगह में हम क्या कर देंगे 1/10 लिख लेते हैं, ठीक है? तो n माइनस ये 1/10 हो गया, माइनस नहीं इंटू 1 माइनस 1/10 टू द पावर n हो गया, नीचे हमारा 0.9 है मतलब 9/10 हो गया। आई होप सभी को समझ में आया ये वाला पार्ट भी। 0.1 हो गया 1/10, देन 1 माइनस 0.1 मतलब 1/10, नीचे 1 माइनस 0.1 हो जाएगा हमारा 0.9 जो कि 9/10 हो गया। क्लियर? अब हम इस 10 को इस 10 के साथ कैंसिल कर लेते हैं, ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया। अभी एलसीएम हम ये दोनों में से 9 ले सकते हैं, तो हमको मिलेगा क्या 7/9, फिर हम एलसीएम ले लिए दोनों में से 9, चलो जो बचता है पहले उसको लिखता हूं ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। n माइनस 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस n बाय 9, इतना हो गया। एलसीएम मिलेंगे, एलसीएम मिलेंगे तो आ जाएगा 7/9, ये 9n हो गया, माइनस 1 प्लस 10 टू द पावर माइनस n डिवाइडेड बाय हमारा कितना है 9, which is giving you finally 7/81 into 9n minus 1 प्लस 10 टू द पावर माइनस n। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। जो हम लोग लास्ट क्लास कर रहे थे क्वेश्चन यही वाला, उसको भी इस फॉर्मूला में लगा के हम कर सकते हैं, 1 सेकंड में हो जाएगा। फिर उसमें 20 टर्म्स बोला था तो n के जगह में 20 डाल दो, 20 डालने से ये 180 माइनस 1 हो गया 170 प्लस 10 टू द पावर माइनस 20। वही हमारा आंसर था लास्ट क्लास जो हम किए थे क्वेश्चन, उसको प्रॉपर्ली दिस वे में हम लोग किए थे।
बट इसका रिजल्ट हमको याद होना चाहिए। हो सकता है कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए इसका फॉर्म में भी n टर्म्स का जगह में 50 दे देगा और फिर यहाँ पे कुछ कई एक जगह में हमको k दे देगा, फिर पूछेगा भाई k का वैल्यू बता दो कितना है। आई होप सभी को समझ में आ गया सवाल दोनों 7 के लिए और 0.7 के लिए जो किए। तो लेट मी टेल यू, ये दूसरा वैल्यूज के लिए भी आ सकता है जो कि मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा, उनका लिए आ सकता है। ऑलराइट, चलो अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमको दिया है क्या, ये प्रूव करने के लिए दे दिया। इनफैक्ट प्रूव दैट बोल सकते हैं हम इसको, प्रूव दैट 11 plus 103 plus 1005 plus this is equal to this much। चलो लेते हैं क्वेश्चन। बेटी दिया क्या है, 11 plus 103 plus 1005 प्लस, क्या कोई इसी को पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहा है कोई अप टू n टर्म्स? क्या इसके जो पैटर्न दिखाई दे रहा है कोई ऑब्जर्व कर पा रहा है? क्या आ रहा है देखो यहाँ पे क्या है 11, यहाँ पे 1 है देखो, फिर यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। अगर मैं पूछूं इसका आगे वाला टर्म क्या है, इसका आगे वाला क्या है, कोई बता सकता है मेरे को? ये 1005 है, तो इसका आगे क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी? 1007। हाँ वेरी गुड, 10,007। जैसे 1 तो 0 भी बढ़ रहा है और साथ में 5, 7, 9, 11 ऐसे करके आएगा। तो ये सबको समझ में आ गया मतलब। चलो अब ये तो जीपी में हमको नजर नहीं आ रहा है, ये हमको जीपी में नजर नहीं आ रहा, तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ताकि ये जीपी में कन्वर्ट हो जाए। चलो देखते हैं, मतलब हम अभी कुछ सवाल ऐसे कर रहे हैं जो जीपी में इनिशियली नहीं है, तो हमको कुछ आगे पीछे एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है ताकि वो जीपी में कन्वर्ट हो जाए। देखते हैं कैसे बनेगा ये। 10 plus 1 लिख लेता हूं मैं इसको, प्लस 100 plus 3 लिख लेता हूं। अब सबको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने वाला हूं, मतलब जीपी में एक ऐसा होने वाला है, सबको समझ में आ गया होगा। प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। तो कौन जीपी है यहाँ पे? 10 plus 100 plus 1000 ऐसे करके अप टू n टर्म्स, ये हमारा जीपी में आ गया। अब इसका बाद जो है वो बच गया क्या? 135 प्लस 1 plus 3 plus 5 प्लस अप टू n टर्म्स, ये भी हमारा n टर्म तक है। अब इसका पहला वाला सारे क्वेश्चन में हमारा क्या होता था कि ये वाला जगह में हमारा कितना होता था? 1 होता था। अभी हमारा लेकिन 135 ऐसा है, मतलब ये एपी में है n टर्म्स वाला एपी, जिसका कि फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 2 है। मतलब इसका सम निकालने के लिए हमको एपी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसका सम निकालने के लिए हमको एपी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जबकि उसका सम निकालने के लिए जीपी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलो अप्लाई करते हैं फिर फॉर्मूला। 10 into 10 to the power n minus 1 by 10 minus 1, ये हो गया, प्लस एपी का n टर्म्स का सम होता है n by 2 into 2a, that is 2 into 1 हो गया, प्लस n minus 1 into d होता है, d यहाँ पे 2 है, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, ये AP वाला फॉर्मूला है, ये GP वाला फॉर्मूला है। So this is giving me now 10 into 10 to the power n minus 1 by 9, ये आ गया, प्लस ये हमारा n by 2 आ गया, 2 plus 2n minus 2, ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो गया, अब ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 10 into 10 to the power n minus 1 by 9 प्लस यहाँ पे n स्क्वायर। बोलो समझ में आया सबको? अरे ही हमको प्रूव करने के लिए दिया था, यही फॉर्मेट में दिया था ना प्रूव करने के लिए। जरा देख लेते हैं, 10 by 9, 10 by 9 अलग रखा है वो, और कुछ चेंज नहीं है, हम यहाँ पे मिला दिए हैं, तो वहां पे क्वेश्चन में जो दिया है ये 10 by 9 को अलग रखा है।
तो हम इसको लिख सकते हैं 10/9 into 10 to the power n minus 1 and we got this one. अच्छा, लेट मी टेल यू, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो है ये याद रख लेना है सबको। ये चीज जो है ना सबको याद रख लेना है। कौन सा चीज बता? ये 1 plus 3 plus 5 plus up to n terms। तो इसको अगर n टर्म्स में लिख लो ना, ये बनेगा ऐसे 1 plus 3 plus 5 plus डॉट, इसका n टर्म्स बनेगा 2n minus 1 और इसका जो सम का वैल्यू होता है वो होता है हमारा n स्क्वायर। याद रख लो भाई इसको, n टर्म्स का सम जो है उसका वैल्यू जो होता है वो होता है हमारा क्या? n स्क्वायर। तो यू कैन रिमेंबर दिस वन, दिस इज एज ए फॉर्मूला। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 3 5 7 ऐसे करके जाएगा तो ये होता है हमारा n स्क्वायर। तो यहाँ पे तो हम लोग का निकला भी है। क्या सभी को समझ में आया? एक नंबर में हम 5 तो क्वेश्चन किए, वो सारे का सारे क्वेश्चन हमारा क्या था? नहीं था जीपी में। हम क्या किए? उसको जीपी में कन्वर्ट किए कुछ एडजस्टमेंट करके। ठीक है, चलो अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमको दिया क्या है? ये एक तो हमें बोला है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस वन विल मेक द सम 39 plus 13 √3। तो हमको दिया है क्या? √3। सवाल क्या दिया एक बार और लिख देता हूं, √3 plus 3 plus 3 √3। अब मेरे को पता नहीं है कि कितना टर्म है, मैं लिख लेता हूं अप टू n टर्म्स। मैं लिख लेता हूं अप टू n टर्म्स और मैं देख रहा हूं कि इसका वैल्यू जो है 39 प्लस 13 √3 हमको दिया है। ऑलराइट, तो इसको मैं एक काम करता हूं, लेट लिख लेता हूं। लेट दिस वन अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू 39 प्लस 13 √3। 13 √3 ये दिया है, मतलब मैं इसका n टर्म्स ले लिया और n टर्म्स का सम में बोल दिया क्या? ये हो गया हमारा 39 प्लस 13 √3। तो अब हमारा ऊपर ये जिम्मा आ गया कि ये n का वैल्यू कैसे निकालें। हमको पूछा ही n का वैल्यू, तो n का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? चलो सबसे पहले देखते हैं कि ये जीपी जो है इसका फर्स्ट टर्म, क्योंकि Sn का फॉर्मूला है हमारा ये Sn is equal to a into r to the power n minus 1 by r minus 1, ये फॉर्मूला है। मैं इस फॉर्मूला को ही क्यों लिखा? मैं इसीलिए लिखा कि यहाँ पे मेरे को r का वैल्यू दिखाई दे रहा 1 से ज्यादा है, तो मैं इसको लिख रहा हूं। चलो देखते हैं कि r का वैल्यू कितना है। यहाँ पे देखो a का वैल्यू कितना है। a मतलब जो पहले लिखा है ऑफकोर्स, a का वैल्यू हमको दिया है √3। r का वैल्यू कैसे मिलेगा? 3/√3 कर लो तो मिलेगा √3। तो a का वैल्यू हमको मिल गया √3 और r का वैल्यू मिल गया √3। a और r दोनों √3 है। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी से बोलो। ठीक है, तो अगर a और r दोनों पता चल गया तो फॉर्मूला डालते हैं वहां पर। फॉर्मूला बोलता है कि a लिखो पहले, चलो लिख लिए, इंटू r टू द पावर n लिखो, r हमारा √3 है, टू द पावर n लिख लिए, -1 बाय फिर से r -1 लिखो, चलो ये भी लिख लिए, इज इक्वल टू इतना हो गया, इज इक्वल टू उधर क्या बोला है 39 माइनस 13 √3। 39 को मैं लिख सकता हूँ 13 into 3 प्लस 13 √3, ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। मैं सिंप्लीफाई करने का कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा बहुत इसको एडजस्टमेंट में कर रहा हूँ पहले से। सो ये बन गया हमारा √3 into √3 to the power n minus 1, ये इस तरफ हो गया। इधर मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ 13 कॉमन ले लेता हूँ। 13 क्या, 13 √3 कॉमन ले लेता हूँ। अच्छा मैं 13 √3 कैसे कॉमन ले लिया? 13 तो इधर भी है इधर भी है। 3 का मतलब क्या होता है? √3 का स्क्वायर। 3 इज ऑलवेज √3 का स्क्वायर। 3 हमेशा √3 का स्क्वायर होता है।
तो 13 कॉमन जाने के बाद यहाँ पे √3 का स्क्वायर प्लस √3 रहा, तो उसमें से भी मैं √3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा √3 प्लस यहाँ पे बचेगा 1। ये वाला पार्ट सबको समझ में आया? 13 √3 कॉमन लिए तो √3 - 1 हो गया। यहाँ पे क्या नहीं लिखा हो, √3 - 1, तो उसको मैं वहां पे क्रॉस कर लेता हूं, √3 - 1। अब हमारा जो एक्सप्रेशन था ना, वो एक्सप्रेशन ऐसा बन चुका है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर पहुंच जाएंगे उस तक, उतना तक, ठीक है। चलो, ये √3 को ये √3 का साथ कैंसिल करते हैं, ये √3 को ये √3 का साथ कैंसिल कर लेते हैं, बाकी जो बचा उसको लिखते हैं फिर से। √3 का मतलब होता है 3 to the power ½ to the power n -1, उधर हमारा हो गया क्या 13 इंटू यहाँ पे a² - b² लगाओगे तो 3 - 1 आ गया। अब ये 3 - 1 2 होता है, 2 में 13 मल्टीप्लाई करेंगे 26 आएगा, ये 1 उधर जाएगा तो 27 हो जाएगा। इस तरफ फिलहाल हमारा n/2 हो गया 3 का पावर, उस तरफ हो गया हमारा 27 मतलब 3 का क्यूब हो गया। अब अगर हम जीपी वाला मेजॉरिटी बहुत सारे क्वेश्चन में हम ऐसे करते हैं, जीपी का कैसे करते हैं कि पावर को दोनों का तरफ से इक्वेट कर लेते हैं। तो अगर करेंगे अभी तो इक्वेट, तो क्या होगा, यहाँ पे पावर n/2 है, यहाँ पे 3 है, तो n/2 का वैल्यू हो गया 3 या फिर n का वैल्यू हो गया 6। आई होप सभी को समझ में आया इस सवाल का आंसर कि n का वैल्यू इसका हो गया कितना 6। ठीक है, क्लियर सारे को समझ में आ गया? आया ना? जल्दी से बोलो सब कोई। अदर्स? चलो ठीक है, फिर अगला सवाल जाते हैं, देखते हैं अगला सवाल हमको क्या बोला है। The common ratio of a GP is 3 and the last term is 486. कॉमन रेशियो 3 दिया है, लास्ट टर्म 486 दिया है। मतलब यहाँ पे हमको सवाल में दिया है क्या, R का वैल्यू 3 और L का वैल्यू 486। लास्ट टर्म हम L लिखते हैं या फिर AN भी लिख सकते हैं, है ना। If the sum of these terms is 728, SN is equal to 728, ये हमको दे दिया है। बोला है कि भाई A का वैल्यू बता दो। अब ध्यान से देखो, ये सवाल में हमको गिवन क्या है, हमको पूछा क्या है। SN पता है, L पता है, R पता है, A पूछा है। तो हम ऐसे इक्वेशन खोजते हैं, ऐसा फॉर्मूला खोजते हैं जहां पे SN दिया होगा, A दिया होगा, R दिया होगा और A पूछा होगा, या फिर वो सारे का इन्वॉल्वमेंट जहां पे होगा। और वो सारे का इन्वॉल्वमेंट हमारे पास ये फॉर्मूला में है, SN is equal to LR minus A by R minus 1। याद आया? तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। मतलब SN का दो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला A into 1 minus R to the power n by 1 minus R, मतलब जहां पे A लगाते हैं, R का यूज करते हैं, N लगाते हैं। और जहां पे N नहीं लगाना है, लास्ट टर्म दिया होगा तो वहां पे N का जरूरत नहीं पड़ता है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये R greater than 1 के लिए है और R less than के लिए है, उल्टा होगा, A minus LR by 1 minus R। ऐसे किसी में भी लगा देने से चलेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन ले लोगे तो वो वाला चीज आ जाएगा। ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, देखो क्या मिलता है, माइनस कॉमन लेने से A minus LR मिलेगा, नीचे से भी माइनस कॉमन लेने से हमको 1 minus R मिलेगा। तो आप माइनस माइनस कट गया तो वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। तो दोनों में से किसी में लगा सकते हो, बट हमको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, जो एग्जैक्टली है उसी को लगाएंगे। ऑल्दो बोथ विल वर्क, दोनों में हमको आंसर मिलेगा, लेकिन हम प्रॉपर फॉर्मूला ही लगाएंगे। हम थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे, भाई यहाँ पे R का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, क्यों हम लेस देन 1 वाला लगाए। ऑल्दो दैट विल आल्सो गिव यू द आंसर, और सेम आंसर मिलेगा, लेकिन हम ढंग से करेंगे ना भाई। R का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो क्यों ना उसी का फॉर्मूला लगाया जाए, है ना। चलो अब वैल्यू डाल देते हैं। SN का वैल्यू हमको दिया है 728, SN के लिए 728 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू LR, L का वैल्यू दिया है 486,
r का वैल्यू दिया है 3 इंटू 3 माइनस a तो हमको पूछा है, डिवाइड बाय 3 माइनस 1, तो ये बन गया हमारा 728 इंटू 2 इज इक्वल टू 486 इंटू 3 माइनस a। चलो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो मेरे को लगता है 1456 आ रहा है, इसका मल्टीप्लिकेशन आसान है। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? 1200, 400 लेने से 240, 80 है ना, कितना आ गया? 12, 14, 1458 माइनस a, तो a का वैल्यू हो गया हमारा 1458 माइनस 1456, a का वैल्यू हमको मिला 2। आया समझ में? a इज इक्वल टू 2। चलो अगला सवाल देखते हैं। ओके, ये सवाल क्या बोला है? The ratio of the sum of the first 3 terms to the sum of the first 6 terms of an GP is equal to 125 by 152. Find common ratio। तो दिया है फर्स्ट 3 टर्म का सम और फर्स्ट 6 टर्म्स का सम, इनका रेशियो मतलब बाय करेंगे, तो हमको दिया है वैल्यू इनका कितना? 152 by 125। अब हमको सवाल में पूछा है कि बताओ भाई r का वैल्यू कितना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन S3 का मतलब क्या हो गया? सम ऑफ 3 टर्म्स बाय S6 सम ऑफ 6 टर्म्स इज इक्वल टू 152 by 125, 152 by 125। आई होप सभी को समझ में आ गया। दिस इज गिवन टू मी। अब S3 का फॉर्मूला डालते हैं, S6 का फॉर्मूला डालते हैं। सर किसको डालें? r लेस देन 1 का डाले, r ग्रेटर देन 1 का डाले, पता नहीं हमको, किसी को भी डालो, बट हमेशा प्रिफर करो r लेस देन 1 का। ऐसे मैं बता रहा हूं कि दूसरा वाला डालने से भी देयर विल बी नो प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं होगा, आंसर निकल के आएगा। बट प्रिफर करो कि r लेस देन 1 वाला फॉर्मूला ही डालेंगे जब हमको r का वैल्यू के बारे में आइडिया नहीं होगा। अगर r का वैल्यू का बारे में हमको आइडिया नहीं है तो r लेस देन 1 वाला ही हम डालेंगे। चलो लिखते हैं फिर यहाँ पे, दिस इंप्लाइज a इंटू 1 माइनस आर क्यूब बाय 1 माइनस आर। सर 1 माइनस आर क्यूब ही क्यों? क्योंकि भाई फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाय 1 माइनस आर। ये Sn का फॉर्मूला है ना, Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाय 1 माइनस आर, यही तो फॉर्मूला है। तो अगर n के जगह में 3 डालेंगे तो यहाँ पे भी n के जगह में 3 डालेंगे, काम खत्म। अगर यहाँ पे n के जगह में 6 डालेंगे तो यहाँ पे भी n के जगह में 6 डालेंगे। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर 6 बाय 1 माइनस आर आ गया, 152 बाय 125। सो ये हमको मिल गया। अब हमारा काम है कि r का वैल्यू निकाले यहां से। ये एक इक्वेशन है जहां पे कि अननोन 2 है, a और r। लेकिन अच्छी बात यह है कि a तो कैंसिल हो जा रहा है, बढ़िया है। a कैंसिल, 1 माइनस आर कैंसिल। ओके, तो अभी क्या हो गया? r खाली बच गया। 1 अननोन 1 इक्वेशन, एक अननोन है एक इक्वेशन है, काम बन जाएगा, निकल जाएगा वैल्यू उसका। थोड़ा अलजेब्रा हमको जानना होगा कि कौन सा फॉर्मूला क्या लगाने से सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं हम इसको। चलो यूज करते हैं। अभी a के साथ a को कैंसिल करते हैं, 1 माइनस आर के साथ 1 माइनस आर कैंसिल करते हैं, बाकी जो बच गया उसको लिखते हैं इम्प्लाइज 1 माइनस आर क्यूब। ये हो गया यहाँ पे डिवाइड हुआ है, नीचे इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आर क्यूब इंटू 1 प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 152 बाय 125। खत्म।
अब ये 1 माइनस आर क्यूब भी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस आर क्यूब भी इधर इधर कैंसिल हो जाएगा। अब खाली आर क्यूब में बचा तो इसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू मिल जाएगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इंप्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 125 इधर, 125 इज इक्वल टू 152 प्लस 152 आर क्यूब हो गया। अब ये 152 को इधर लेके आ जाते हैं, इंप्लाइज माइनस में आर का वैल्यू, कुछ गड़बड़ तो नहीं क्या में, ये इधर गया ये इधर गया। अच्छा, सवाल में ही मैं गलत लिख लिया है ना। तो ये हमको दिया है 125 बाय 152, so 125 by 152, this is 125 by 152। चलो क्रॉस करते हैं अभी, so ये इधर आ जाएगा इधर चले जाएगा। This implies 152 is equal to 125 plus 125 r cube। अब हमको r चाहिए, तो ये 125 को इधर लेके आते हैं तो बन जाएगा हमारा 27 इज इक्वल टू 125 r क्यूब। तो ये r क्यूब का वैल्यू हो जाएगा हमारा 27 बाय 125, या फिर r का वैल्यू हो गया हमारा 3/5। क्लियर? चलो अब ये सवाल खत्म। अगला सवाल है, ये सवाल वेरी इजी, ये 2019 जेई में आया था सवाल, एंड काफी पूरा एकदम सिंपल सा सवाल है। दिया है क्या, a3 by a1 इज इक्वल टू 25, पूछा है a9 by a5 कितना। a3 by a1, a3 by a1 इज इक्वल टू, हमको दिया है 25, तो a3 का वैल्यू तो a स्क्वायर होता है और a1 का वैल्यू तो a होता है, 25 हो गया, तो r स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 25। क्या सभी को समझ में आया r स्क्वायर का वैल्यू? अब हमको पूछा है a9 by a5, a9 by a5, बोलोगे सर r क्यों नहीं निकाले? r का जरूरत नहीं पड़ रहा है इसलिए नहीं निकाले। ये ar to the power 8 by ar 4 हो गया, हाँ ठीक है। so it will be your r to the power 4, r to the power 4 हमारा r स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है, 25 का होल स्क्वायर है। तो जैसे ऑप्शन दिया उस हिसाब से लिखते हैं, 5 to the power 4 होगा, क्योंकि 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 5 to the power 4। क्लियर? ऐसे कितना आसान सवाल हमारा जेईई में पूछता है। नहीं बोल रहा कि हर सवाल ऐसा है, कुछ कुछ सवाल आ जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि सारे सवाल को पढ़ना पड़ता है, मतलब उतना टाइम हमको बचाना पड़ेगा। सवाल करो फट से, जो नहीं होगा छोड़ो, उसका आगे वाला सवाल में चले जाओ, जो नहीं होगा छोड़ो, उसका आगे वाला सवाल में चले जाओ। एंड यू सी जेईई एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हर क्वेश्चन अटेंड करना कंपलसरी नहीं है, एंड एक्चुअली होता भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं होता, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, मैं बोल देता हूँ 100 में से एक, या 100 में से क्या 1000 या 10,000 में से एक दो स्टूडेंट होगा जो कि सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड करता है। और ऐसा बच्चा होगा जिसको कुछ नहीं आता है, वो सारे को सारे दे मार के आ जाएगा, तुक्का मार के आ जाएगा, ऐसे करते हैं। बट अगर मैं 50% मार्क रख लेता हूं ना, मतलब मान लेते 300 मार्क्स का एग्जाम हुआ है, 150 का आसपास मेरा आ गया, देन आई विल गेट ए गुड NIT ऑल्सो, एक NIT भी मेरे को मिल जाएगा।
तो इसीलिए क्या होता है कि जो 30 सवाल होता है या 25 सवाल होता है उसमें से एटलीस्ट 12-15 को अटेम्प्ट करना चाहिए। कुछ आसान सवाल ऐसे टाइप का भी मिलेगा पूरा सवाल में, अगर हम 25 क्वेश्चंस देखेंगे उसमें से कुछ ऐसा सवाल मिलेगा, नहीं बोल रहा कि ये सवाल आ गया तो ऐसे ही आएगा, ये तो बहुत ही आसान है, बट कुछ इस टाइप का सवाल हमको मिल जाएगा। वो 25 क्वेश्चन में से 3-4-5 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएगा। अगर सारे सवाल को हम पढ़ सकते हैं, सारे सवाल को हम देख सकते हैं तो फिर हो जाएगा। अगर कोई एक सवाल नहीं हो रहा, हम उसका पीछे टाइम काफी दे दिए तो फिर हमारा ऐसे टाइप का सवाल छूट जाएगा। सो ऑलवेज मेक ए हैबिट कि जो सवाल कर रहे हो अगर वो आ रहा है, फटाफट आ रहा है तो करो, नहीं तो उसको स्किप करो और आगे जाओ। रिटर्न आओ, जब खत्म हो जाएगा पूरा 25 का 25 फिर आगे आ जाओ, जो जो छूट गया होगा उसमें से जो हो सकता है तुमसे बनेगा तो उसको बनाओ। दिस इज द वे यू शुड प्रोसीड। एनीवे, मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे टाइप का सवाल एग्जैक्टली ऐसा नहीं, इसमें से हल्का सा डिफिकल्ट सवाल भी कुछ कुछ आ सकता है, ये तो बहुत ही आसान है। सी दिस वन इज ए, हाँ ये हमारा 2012 में आया था, काफी पहले आया था, एंड इट्स ए वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिफ्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज 2, मतलब a5 का वैल्यू दे दिया है हमको 2, a5 इज इक्वल टू 2, तो ar⁴ का वैल्यू हो गया 2। हम ऐसे क्वेश्चन लास्ट क्लास किए थे, लेकिन थोड़ा ये फील दिलाने के लिए कि हाँ इस टाइप का सवाल भी आ जाता है कहाँ पे जेई में, तो इसको मैं करा रहा हूँ। हमको पूछा है कि a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, इसका वैल्यू मल्टीप्लाई होके इसका वैल्यू कितना होता है बताओ। अगर हम लिखूं, मतलब क्या क्या कर सकते हैं हम, a, फिर हमारा आ गया ar, फिर हमारा आ गया ar², फिर आ गया हमारा ar³, ar⁴, ar⁵, ar⁵, ar⁷, एंड देन ar⁸। तो a आ गया हमारा कितने बार, 9 बार आ गया, a⁹ 9 है ना। और उसके बाद क्या हो गया बताओ, r का पावर कितना आता है, जोड़ना पड़ेगा 1 से लेकर 8 तक। जोड़ेंगे कैसे, 8/2 हो गया इंटू 1 + 8, एपी में तो है ना, एपी में है तो 8/2 इंटू 1 + 8, ये हो गया 4 इंटू 9, 36 r⁴36। तो मैं लिख सकता हूं ar⁴ 9, दैट्स ऑल, ar⁴ 9। लास्ट क्लास हम ऐसे किए थे, 5 टर्म का प्रोडक्ट था, उसमें थर्ड टर्म दिया था, तो ये हो गया हमारा कितना 2⁹9। 2⁹9 होता है 512, तो हमारा आंसर हो जाएगा 512। यहां पे एक और कंसेप्ट हम लगा सकते हैं, क्या देखो, ये जो है ना, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ये आता है, और बीच वाला जो है ना, बीच वाला हमारा होता है क्या, ये जो बीच वाला का स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों आता है। मतलब a5 का स्क्वायर अगर करोगे तो फिर ये 5 का लास्ट आएगा। मतलब क्या हो गया कि a1 इंटू a9 इज इक्वल टू एक्चुअली a5 का स्क्वायर है ना। तो कितने बार a1 a9 आएगा, a2 और a8 भी a1 a9 आता है, a3 और ये भी a5 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब सॉरी a3 और a7 भी हमारा a1 इंटू a9 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस में है। ऐसा हमारा 1 2 3 4 है, मतलब a5 का पावर 8 आ जाएगा, और एक तो a5 तो अपने में है, तो a5 एक आ गया, तो a5⁹9 हमारा आंसर आना चाहिए। या फिर एक और क्या कर सकते हो, यहां से a का वैल्यू निकाल के डाल सकते हो, या फिर r का वैल्यू निकाल के डाल सकते हो, आंसर मिलेगा। ओके ना, हो गया सवाल, समझ में आया सबको?
ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अभी क्या बोला है। इफ ए बी एंड सी आर द सेवेंथ, ए बी एंड सी आर द 7th, 11th and 13th term respectively of a non-zero, नहीं, नॉन कांस्टेंट एपी। नॉन कांस्टेंट एपी का मतलब क्या होता है समझते हो? मैं एपी पढ़ाया था तो उस समय बताया था कि इंक्रीजिंग एपी होता है, डिक्रीजिंग एपी होता है, कांस्टेंट एपी होता है। कांस्टेंट एपी के लिए क्या होता है? डी का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे बोला है कि डी 0 नहीं, डी का वैल्यू 0 नहीं, ये पहले बोल दिया। नॉन कांस्टेंट का मतलब डी का वैल्यू 0 नहीं, ठीक है। और पूछा है कि भाई वो तीनों टर्म का जब रेशियो लोगे तो कितना आएगा? नहीं, ए बाई सी कितना आएगा बोला है। अगर वो जीपी में भी है तो दीज आर ऑल्सो द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी। मतलब ऐसे बोला है कि पहले एपी के लिए हम बात करते हैं ना, पहले हम बात करते हैं एपी के लिए। और एपी हमारा T7 होता है a प्लस 60, T8 होता है कितना? T8 नहीं बोला, 11 बोला है। T11 होता है a प्लस 80, a प्लस 10d, और T13 हो गया हमारा a प्लस 12d। और ये बोला है कि ये जो चीज है ना, ये ABC आर दो, अच्छा यहाँ पे ABC दिया है, तो एक काम करते हैं, ये A नहीं रखते हैं, कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल रखते हैं। ऑलराइट, इसको बोला है A है, इसको बोला है B है, और ये बोला है हमारा C। तो T7 हमारा A है, T11 हमारा B है, और T13 हमारा C है। हमको बोला है कि ABC आर इन जीपी, ABC आर इन जीपी। तो फिर भाई बता दो कि A बाई C का वैल्यू कितना है। और साथ में बोला कि कंजुगेटिव टर्म से, तो कंजुगेटिव टर्म से मतलब अगर इसको मैं A लूं तो इसको मैं लूंगा AR, और इसको मैं ले सकता हूं AR स्क्वायर। इसका मतलब मेरे को ये पूछा है A बाय C मतलब 1 बाय R स्क्वायर पूछा है, A बाय C मतलब A बाय AR स्क्वायर मतलब 1 बाय R स्क्वायर पूछा है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। As ABC are in AP, as ABC AP नहीं सॉरी are in GP, therefore और so B बाई A या फिर B स्क्वायर कर देते हैं, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC लिख सकते हैं, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। अब B का वैल्यू, A का वैल्यू और C का वैल्यू डाल देते हैं। B का वैल्यू हमारा है क्या? A प्लस 10d, A प्लस 10d होल स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस 6d इंटू A प्लस 12d। इसमें से हमको एक रिलेशन मिलेगा। मैं बता रहा था ना, काफी समय बताया था कि अगर हमको एक कंडीशन देता है उसमें हम A और D में एक रिलेशन बना लेते हैं, उस रिलेशन को यूज कर देते हैं कोई एक चीज निकालने के लिए। ठीक है, क्या रिलेशन बनता है देखते हैं। ये बनेगा A स्क्वायर प्लस 100D स्क्वायर प्लस 20AD इज इक्वल टू, इधर आ गया हमारा A स्क्वायर प्लस 12AD प्लस 12AD प्लस 6AD प्लस 72D स्क्वायर। तो अभी A स्क्वायर के साथ A स्क्वायर कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो जो बाकी बच गया उसको लिख लेते हैं। तो 100 स्क्वायर 20AD यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा 18AD हो गया, तो 2AD इधर हो गया और उधर हमारा क्या हो जाएगा, इस पर उधर चले जाएगा तो 28D स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि D 0 नहीं है तो D को हम कैंसिल कर लेंगे यहाँ से, हाँ -28 आएगा। राइट, थैंक यू।
तो ये -20 आएगा। तो क्योंकि हमारा d का वैल्यू 0 नहीं हो सकता तो हम d को कैंसिल कर लेते हैं, तो a का वैल्यू आ जाएगा -14d। यहां तक सबको समझ में आ गया कि a का वैल्यू -14d आएगा। अब हमको पूछा है कि इसका रेशियो कितना है, तो a/c पूछा है। a/c इज इक्वल टू, a का वैल्यू कितना है, a + 60 डिवाइडेड बाय a + 12d। अब यहां पे हमको a का वैल्यू मिला -14d, तो -14d + 60, -14d + 60 बाय -14d प्लस कितना 12d। तो ये हमको कितना दे रहा है, -8d ऊपर नीचे -2d, मतलब कितना आ गया 4। क्लियर? अगला सवाल देखो, ये सवाल हमारा 2021 का ही है, 16 मार्च को आया था सेकेंड सिटिंग में। दिया क्या है, 1/16 AB आर इन GP, 1/A 1/B 6 आर इन AP। तो फिर 72 इंटू A + B का वैल्यू बताओ, मतलब ये इंटीजर टाइप का सवाल है। 72 इंटू A + B का वैल्यू बताओ, और बोला है कि A और B दोनों 0 से बड़ा है। A और B क्या है, दोनों 0 से बड़ा है। तो फिर हमको निकालने के लिए बोला है क्या कि 72 इंटू A + B का वैल्यू बताओ। तो हम शुरू कैसे करेंगे, इसका कंडीशन लगा देंगे, फिर इसका भी कंडीशन लगा देंगे, फिर सॉल्व करके A और B का वैल्यू निकाल देंगे। तो पहला बोल रहा है कि 1/16, पहला बोला मेरे को 1/16 A B are in GP implies A square is equal to B/16। इक्वेशन नंबर 1 क्या सभी को पता चला कैसे? A B C are in GP होने से B square is equal to A into C होता है। दैट कंसेप्ट लगाए तो हमको ये इक्वेशन मिल गया। अब दूसरा वाला लेते हैं कि 1/A 1/B और क्या नाम है उसका 6 आर इन GP, तो आर इन AP। तो AP का कंसेप्ट क्या होता है, बीच वाला का डबल, ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल टू A + C। तो 2 टाइम्स ऑफ दिस वन, 2/B इज इक्वल टू A + C। A का वैल्यू कितना है 1/A प्लस C का वैल्यू हमारा 6 है। खत्म। अब ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। हमको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, A और B का वैल्यू, फिर 72 इंटू A + B निकालेंगे। तो अगर मैं इक्वेशन 1 का हेल्प लूं तो यहां से हमको B का वैल्यू मिल गया 16A²। चलो यहां पे B का जगह में 16A² डालते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो therefore 2/16A² is equal to 1/A plus 6 implies 2/16A², अच्छा इसको काट देंगे ना, 1/8A² is equal to 1 plus 6A/A। तो एक को कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि A का वैल्यू 0 नहीं है, बोल दिया है, ये 0 नहीं हो सकता। ऐसे भी 0 होने से भी कोई दिक्कत है, नीचे वाला हमारा हमेशा कैंसिल हो सकता है। तो लेट मी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 केम टू दिस साइड इट इज योर 8A प्लस 48A², मतलब बन गया क्या 48A² प्लस 8A माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूं 48A² प्लस 12A
-4a -1 इज इक्वल टू 0। क्या समझ में आया सबको? अब इधर से मैं 12a कॉमन ले लेता हूं। 12a कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा कितना, 4a + 1 -1 कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा 4a + 1 इज इक्वल टू 0। तो 4a + 1 इंटू 12a - 1 इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू -1/4 हो गया और a का वैल्यू 1/12 हो गया। ये वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट कर देंगे? क्यों? क्योंकि a ग्रेटर देन 0। a का वैल्यू 0 से बढ़ा दिया है सवाल में शुरू से, तो ये वैल्यू रिजेक्ट। तो अभी b का वैल्यू निकालते हैं, यहां पे डाल देते हैं, b निकल जाएगा। Therefore b is equal to 16a square, 16 into 1/144। तो मेरे को लगता है ये 1/9 हो रहा है शायद। 16 9 जा 144। हाँ, तो अभी हमको पूछा है 72 into a plus b। It will make it 72 into a का वैल्यू 1/12 plus b का वैल्यू 1/9। So that will make it 72 into क्या हो जाएगा? एलसीएम हमारा 72 ही आ रहा है, 36 भी ले सकते हैं, 72 सीधा लिख देते हैं, काट देंगे। 72 एलसीएम हो गया, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6 प्लस यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8। तो 72 का साथ 72 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा 14। क्या सभी को समझ में आया सवाल? तो देख सकते हो ये सवाल दिस सवाल, ये जो सवाल है हमारा यही साल आया था मार्च में। तो सवाल हम लोग कर सकते हैं अगर हमारा फंडामेंटल क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। और एक चीज क्या है कि हम अगर टेस्ट बहुत सारे देंगे तो ये आस्ते आस्ते हमारा ये इम्प्रूवमेंट हो जाएगा कि कैसे कम समय में हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस, हम जो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, या प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट हम बोल देते हैं। मेन क्या होता है, गर्ल्स बॉयज सब तो है ना। तो इसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि प्रैक्टिस थोड़ा हम करेंगे तो होगा। चलो अगला सवाल क्या दिया है देखते हैं। अगला सवाल हमको बोला है कि x 2x + 1 3x + 3 आर इन जीपी। फिर से 3 टर्म जीपी में बोल दिया है। हमको बोला है कि फाइंड द फोर्थ टर्म। 3 टर्म जीपी में बोल दिया है, फाइंड द फोर्थ टर्म। चलो हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं, a b c। तो ये 3 टर्म हमको जीपी में दिया है, तो b² = a × c होना चाहिए। r इन जीपी सो b² = ac होना चाहिए या फिर c। Therefore 2x + 2 का होल स्क्वायर = x × 3x + 3। ये तो होना ही चाहिए, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4x² + 4 + 8x = 3x² + 3x, या फिर हम ऐसा बोल दे x² + 5x + 4 = 0। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या हम लोग? x 2x + 2 x आ गया, फिर 2x + 2 4x² + 4 + 8x = x × this। ठीक तो आ रहा है। तो ये हमारा आ गया x + 1 × x + 4 = 0, x = -1, x = -4। लेकिन अगर x = -1 लेंगे तो हमारा b और c 0 0 हो जाएगा। If x = -1, a का वैल्यू तो -1 हुआ, b 0 हो गया, c 0 हो गया, मतलब नॉट पॉसिबल। कहाँ ये जीपी में रहा? ये जीपी में नहीं रहा, नॉट पॉसिबल हो गया।
तो a का वैल्यू हमारा पता चल गया, x का वैल्यू -4 ही होगा। Therefore x is equal to -4 और a का वैल्यू हो गया हमारा वो भी -4 है। तो अब हम निकालते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या है? सेकेंड बाय फर्स्ट, 2x + 2 बाय x। तो कितना निकल रहा है ये? 2x बोलने से -8 + 2, -8 + 2 -6 हो गया, बाय x -4 हो गया, ये बन गया हमारा 3/2। क्या सभी को r का बारे में पता चल गया? a -4 है, r हमारा कितना है? 3/2। हमको फोर्थ टर्म निकालने के लिए बोला है। फोर्थ टर्म होता है ar³, a का वैल्यू -4, r³ का वैल्यू बोलने से 27/8। तो आंसर हो गया -27/2। क्लियर? यस और नो? जल्दी 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 बोलो। तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमारा 2 वैल्यू निकलता है, कभी कभी 3 वैल्यू भी निकलेगा। उसमें से कौन सा वैल्यू रहेगा, कौन सा वैल्यू जाएगा, वो हमको डिसाइड करना है पढ़ के। चलो अगला सवाल देखते हैं। ओके, ये सवाल में क्या दिया है कि फाइंड 3 नंबर्स a b c बिटवीन 2 and 18। तो बोला है कि 2 और 18, ये दोनों नंबर का बीच में हमको 3 नंबर और डालना है। 2 और 18 का भीतर में हमको 3 ठो नंबर डालना है। 2 और 18 इसका भीतर में 3 ठो नंबर डालना है, a b और c। और ये a b c का बारे में क्या बता है, थोड़ा सुनते हैं। फर्स्ट बोला है क्या? इफ फर्स्ट बोला है देयर सम इज 25, मतलब a + b + c = 25। पहला कंडीशन जो मेरे को बोला है a + b + c = 25, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बोला है कि 2ab आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ap। दूसरा बोला है 2ab आर इन ap। अच्छा, मेरे को कोई बताएगा अगर 2ab ap में है तो कंडीशन डालेंगे, क्या कंडीशन बनेगा बताओ? 2ab ap में है तो कंडीशन क्या बनेगा? हाँ, दिस implies 2a = 2 + b। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तीसरा कंडीशन क्या बोला है देखते हैं। तीसरा कंडीशन बोला है कि BC18 आर इन GP। BC18 आर इन GP मतलब 3 तो कंसेक्यूटिव टर्म ही बोल दिया है, और 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ GP। तो अगर कहीं पे ऐसा नहीं बोलता है तो हमको मैज्यूम ही करना पड़ेगा। अगर टर्म्स नहीं दिया है पर्टिकुलरली तो फिर हमको 3 टर्म दे दिया है तो वो हम एज्यूम करेंगे कि कंसेक्यूटिव टर्म्स है। तो c² = कितना हो गया? 18b। c² = 18b। ये हमारा हो गया क्या? इक्वेशन नंबर 3। अब हमको क्या चाहिए? हमको क्वेश्चन में पूछा है कि भाई बताओ b + c - a का वैल्यू बताओ। b + c - a का वैल्यू बताओ। तो या तो कहीं से b + c - a निकालने का बारे में सोचेंगे। b + c - a कैसे निकलेगा वो सोचेंगे, और अगर नहीं मिल पाएगा तो फिर a b c तीनों का वैल्यू निकालेंगे, और तीनों का वैल्यू निकालने के बाद b + c - a ये कितना निकलते हैं। अब देखते हैं b + c - a निकालने के लिए हम a b c ही निकाल देते हैं। एक काम करते हैं, ये इक्वेशन 1 हम देख रहे हैं ना, इक्वेशन 1 में a b c 3 ठो अननोन है। ये तीनों को मैं एक अननोन में कन्वर्ट कर लेता हूं। तीनों को मैं c में या फिर a में या फिर b में कन्वर्ट कर लेता हूं, जो मेरे लिए आसान होगा। अगर मैं यहां पे इसको a में कन्वर्ट करूंगा, ये तो a है, b का जगह में a लिख सकते हैं, और c का जगह में हम a नहीं लिख सकते हैं। सारे को c में कन्वर्ट करते हैं। फिर तो c में कैसे कन्वर्ट होगा?
b का जगह मैं लिख लूंगा क्या 18 माइनस सी स्क्वायर बाय 18। तो b का जगह मैं लिख दूंगा कितना सी स्क्वायर बाय 18 प्लस ये c हो गया इक्वल टू 25। अब बच गया क्या हमारा a का जगह। a का जगह क्या होगा 2 प्लस सी स्क्वायर बाय 18। ये 2a का वैल्यू हुआ। a का वैल्यू क्या हो जाएगा इसका हाफ। आ गया समझ में सबको। अब हमारा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है ना इन टर्म्स ऑफ c आ गया है। तो इसमें एक और नोन है तो इक्वेशन सॉल्व करने से वैल्यू मिल जाएगा। फिर चलो सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाइज, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो बनेगा क्या 1 प्लस सी स्क्वायर बाय 36 प्लस सी स्क्वायर बाय 18 प्लस सी इज इक्वल टू 25। एलसीएम 36 ले लूंगा तो बन जाएगा हमारा 36 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 36c डिवाइडेड बाय नीचे हमारा हो गया 36 इज इक्वल टू 25। कितना बन गया। अब यहां पे इक्वेशन बनाते हैं 3c स्क्वायर प्लस 36c। 3c स्क्वायर प्लस 36c प्लस कितना है 36 इज इक्वल टू ये हमको मिल गया 900। मल्टीप्लाई करोगे तो 25 इंटू 4 होता है 100। तो 9 टाइम्स ऑफ 4 विल मेक इट 36। तो इसलिए ये हो गया 900। चलो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं। 3 में थोड़ा छोटा बना देते हैं, हमारे काम आसान हो जाएगा। सी स्क्वायर प्लस 12c प्लस 12 इज इक्वल टू 300। ये बन गया सी स्क्वायर प्लस 12c माइनस 288 इज इक्वल टू 0। और 288 मेरे को पता है कि ये 24 और 12 को मल्टीप्लाई करने से आता है। तो हमारा यहाँ पे इसको फैक्टराइज करेंगे तो c प्लस 24 इंटू सी माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको समझ में नहीं आया, इट्स जस्ट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व करोगे। सी स्क्वायर प्लस 24c माइनस 12c माइनस 288 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हो गया। तो उसमें से हमको फैक्टराइज करेंगे तो ये निकल के आएगा। तो c का वैल्यू आ गया माइनस 24 और c का वैल्यू आ गया 12। जिसमें से कि मैं माइनस 24 को लूंगा नहीं। क्यों नहीं लूंगा कोई मेरे को बता। Why I cannot take c as minus 24 बताओ। इसको देख के बता सकते हो। इसको देख के बताओ कि c का वैल्यू मैं माइनस 24 क्यों नहीं ले सकता। माइनस 24 2 और 18 के बीच में नहीं आता है। हाँ, तो ये नॉट बिलोंग्स टू 2,18, तो इसीलिए मैं इसको नहीं ले सकता। मतलब मैं फाइनल कर लिया कि c का वैल्यू 12 होगी। फाइनलाइज कर लिया कि c का वैल्यू 12 है। तो c का वैल्यू अगर 12 है तो फिर हम भी a और b का वैल्यू निकालेंगे। यहां से b का वैल्यू निकल के आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3। सी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 इज इक्वल टू 18b। तो फिर b का वैल्यू आ गया हमारा कितना 8। b 8 हो गया, c 12 हो गया। अब अगर मैं इक्वेशन 1 में चले जाता हूं तो a प्लस b प्लस c 25 दिया है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमको मिला a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 25। मतलब a का वैल्यू हमारा आ गया 5। सो a b c सब हमको मिल गया। तो 20 प्लस c माइनस a का वैल्यू हो जाएगा 12 नहीं 8 प्लस 12 माइनस 5। 8 प्लस 12 माइनस 5 तो कितना आ गया आंसर 15। सो इसका आंसर हमारा है कितना 15। क्लियर। ओके, अगला सवाल देखो क्या बोला।
Sum of first two terms of a GP is 12. Sum of third and fourth term is 48. If terms are alternate, positive and negative, find the numbers. हमको बोला है GP है जिसका कि फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करोगे तो 12 मिलेगा, थर्ड और फोर्थ को ऐड करोगे तो 48 मिलेगा, और टर्म्स आर अल्टरनेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये जो अल्टरनेट, पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब होता है, कोई समझ पा रहा है क्या? अल्टरनेट, पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब है कि आर इज नेगेटिव होगा। हाँ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, इसका मतलब है कि आर का वैल्यू भी नेगेटिव होगा। आर पॉजिटिव में अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आ सकता, या तो सारे का सारा पॉजिटिव आ जाएगा या फिर सारे का सारा नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन आर अगर नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव आएगा। तो ये चीज अपना दिमाग में बैठा लो आज से कि जीपी का अगर टर्म्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आता है, इसका मतलब है कि आर का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। इसको दिया क्या है, फर्स्ट टू टर्म्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a प्लस ए आर इज इक्वल टू 12। तो इसमें से मैं एक काम करता हूं, a कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12 एंड लेट मी राइट इक्वेशन 1। और क्या दिया है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर प्लस फोर्थ टर्म ए आर क्यूब इज इक्वल टू 48, ये हमको दिया है। तो इसमें से अगर मैं ए आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं ए आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो हमारे ब्रैकेट में कितना आ गया, 1 प्लस आर अगेन इज इक्वल टू 48, इक्वेशन नंबर 2। अब याद करो, मैं ये बोला था कि जब हम जीपी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग डिवाइड का कॉन्सेप्ट बार बार यूज करते हैं। अब यहां पे भी हम डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 हमको क्या देता है, ए आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय ए इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 48 बाय 12। मतलब आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया कितना, 4, आर का वैल्यू हो गया कितना, -2। आज आर इज नेगेटिव। आर नेगेटिव हमको पहले से पता चल गया, तो हम +2 के कंसीडर करेंगे नहीं, -2 ही लेंगे। अब आर का वैल्यू निकल गया तो इक्वेशन 1 या 2 कहीं पे भी पुट करो, ए का वैल्यू निकलने आ जाएगा। अब ये दोनों में से जो आसान इक्वेशन है उसी में पुट करेंगे ये निकालने के लिए। तो आसान इक्वेशन पहला वाला है, फ्रॉम इक्वेशन 1 a इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 12, या फिर a का वैल्यू निकल के आ गया -12। तो a -12 r -2, therefore नंबर्स आर a पहले आएगा तो -12, फिर ar मतलब 24, फिर ar स्क्वायर मतलब 48, फिर 96, ये -48 और 96। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। आ गया समझ में सबको ये सवाल? यस सर। देखो अगला सवाल करते हैं अभी। The sum of 4 terms in a GP is 60 and the arithmetic mean of first and last is 18. Find the numbers. तो हमको बोला है कि एक जीपी का 4 ठो टर्म लूंगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, तो इसका वैल्यू मेरे को 60 दिया है। और ये बोला है कि फर्स्ट और लास्ट का अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन मतलब बाय 2 कर देंगे, तो ये हमको दिया है 18। सो दिस इज वन इक्वेशन, दिस इज अनदर इक्वेशन। दो इक्वेशन है, दो सिचुएशन है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं ए और आर के लिए। क्योंकि जीपी में मेन क्या होता है, ए होता है आर होता है, ए और आर निकलने से जीपी निकल गया। ए का वैल्यू और आर का वैल्यू हमको निकालने के लिए दो सिचुएशन दे दिया है, यूज करके ए और आर निकाल सकते हैं। चलो फटाफट करते हैं। A1 इज योर ए प्लस ये ए आर स्क्वायर
AR³ इज इक्वल टू 60। अब इसको मैं फैक्टराइज कर दे रहा हूं, ये दोनों को और ये दोनों को। ये दोनों में से मैं क्या करूंगा, A कॉमन ले लूंगा, ये दोनों में से क्या करूंगा, AR² कॉमन ले लूंगा। ओके, तो ये 60 है, तो A कॉमन लेने से आ गया 1 प्लस R प्लस AR² कॉमन लेने से 1 प्लस R अगेन। अब हम सॉल्व करने का तरीका ही सीख रहे हैं खाली। 1 प्लस R, ये दोनों में से भी अगर मैं A कॉमन ले लूंगा, चलो नेक्स्ट लाइन में कॉमन लेंगे, A प्लस AR² इज इक्वल टू 60 हो गया। तो A इंटू 1 प्लस R इंटू 1 प्लस R² इज इक्वल टू 60। जो क्लास कर रहे हो, क्लास में ये चीज ध्यान में रखना है कि हम जीपी तो सीख चुके हैं, हमारे पास क्वेश्चन आया तो अलग अलग सिचुएशन में हम क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व करने का तरीका सीख रहे हैं, हाउ वी आर सॉल्विंग दिस। जीपी है, इसमें सॉल्व करने का तरीका हम सीख रहे हैं। तो A1 का वैल्यू A हो गया प्लस AR³ हो गया इज इक्वल टू 36। A कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस R³ आ गया इज इक्वल टू 36। इसमें मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ A इंटू 1 प्लस R इंटू 1 माइनस R प्लस R² इक्वल टू 36। सॉल्व करने का तरीका सीखो। अब सॉल्व करने का तरीका सीखो कैसे होता है जीपी में। अब ये और ये दो ठो इक्वेशन आ गया, हमारे काम है कि A और R को वैल्यू निकालें। डिवाइड कर दूंगा तो A कट जाएगा और एक तो 1 प्लस R भी कटेगा, तो बाकी जो बचेगा उसमें से इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, A इंटू 1 प्लस R इंटू 1 प्लस R² डिवाइडेड बाय A इंटू 1 प्लस R इंटू 1 माइनस R प्लस R² इज इक्वल टू 60 बाय 36। मैं बताया नहीं, कोई पूछा भी नहीं, क्या ये जगह समझ में आया सबको, यहां से यहां तक? ये जगह से यह जगह समझ में आया कि नहीं? यस सर। ये A³ प्लस B³ का फॉर्मूला यूज हुआ है, A प्लस B इंटू A² माइनस AB प्लस B²। ओके, चलो अब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा। अब यहां से हम कैंसिल कर लेते हैं, जो कैंसिल होता है, A के साथ A कैंसिल, 1 प्लस R के साथ 1 प्लस R कैंसिल, ये 12 में कैंसिल होगा तो 5, यहाँ पे 3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिलेगा क्या, 3 प्लस 3R² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 माइनस 5R प्लस 5R²। तो बनेगा क्या, ये हमारा 2R² माइनस 5R प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2R² माइनस 4R माइनस R प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से हमको R का वैल्यू जो मिला ना, 2 मिला और हाफ मिला। R का दो वैल्यू मिला, 2 मिला और हाफ मिला। If R is equal to 2, if R is equal to 2, इक्वेशन 1 देख लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 से हमको क्या पता चल जाएगा, A इंटू 1 प्लस R, 2 प्लस 1 3, यहाँ पे 4 प्लस 1 5, A इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 60। तो A का वैल्यू हो गया 4। देयरफॉर नंबर्स आर क्या हो जाएगा, 4, 8, 16, 32 हो गया। अब R का वैल्यू 2 हुआ तो ये आया, इफ R इज इक्वल टू 1/2। याद करो जब हम लोग एपी पढ़ रहे थे ना, उस समय अगर हमारे D का वैल्यू प्लस माइनस में आ रहा था, प्लस के लिए जो वैल्यू आ रहा था माइनस के लिए उसका रिवर्स फॉर्म में लिख रहे थे। जीपी में वही चीज रेसिप्रोकल का फॉर्म में आएगा तो होगा। 2 और हाफ है तो 2 के लिए जो वैल्यू आया होगा उसका रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। नंबर्स आर ऐसे फाइंड भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो, 8 और 4। ठीक है, चलो विद दैट
आज का क्लास हम लोग खत्म करेंगे। एक चीज खाली मैं बता रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान में रखो, याद रखो उस चीज को। हमारे पास जीपी जब हम करेंगे ना, हमको ये इक्वेशन बहुत बार मिलेगा, 2r² माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो r का वैल्यू 2r हाफ आता है। एक और इक्वेशन आता है 3r² माइनस 10r, 3r² माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो r का वैल्यू 3 आता है, r 1/3 आता है। ये दो इक्वेशन को याद रख लो, इनका वैल्यू आने से r का वैल्यू फटाफट लिख सकते हो जैसे, ठीक है ना। याद रख लो ये दो को। ये हो गया हमारा एक, ठीक है, ये हमारा दूसरा हो गया। ऑलराइट, ये दो इक्वेशन को याद रख लो। ओके, तो चलो खत्म करते हैं आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में कुछ और पढ़ेंगे।